गाइज अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में। तो इसकी फर्स्ट सिटिंग को 75 ईयर्स हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसको 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, इसमें भारत के अलग अलग हिस्सों, भिन्न भिन्न बैकग्राउंड और यहां तक कि अलग अलग विचारधाराएं, मतलब आइडियोलॉजीज के व्यक्ति मौजूद थे और एक साथ एकत्रित हुए थे, और इन्होंने हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया था, सहयोग दिया था, राइट। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जानी चाहिए, इसका आइडिया पहली बार किसने रखा था? तो M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था। तो ये पॉइंट याद रखना। 1935 में, 1935 का ईयर था। हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, इन्होंने पहली बार ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर भारत के लिए एक संविधान बनाने हेतु एक संविधान सभा की मांग की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में पहली बार डिमांड करी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये चीज है, याद रखिएगा, दोनों ही चीज है, आप ध्यान में रखना। इंडिया का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसकी डिमांड आईएनसी ने कब करी? 1935। दूसरा क्वेश्चन, आईएनसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड कब करी? 1935। दैट इज द आंसर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ईयर वाइज क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान के संबंध में जोरदार स्टेटमेंट देते हुए कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। पहला पॉइंट कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो किसी भी बाहर जो कंट्री है, यानी कि दूसरी कंट्री जो है, उसके इन्फ्लुएंस से नहीं बनना चाहिए। मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही बनाएंगे। क्लियरली इस स्टेटमेंट में ये चीज, ये मैसेज जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। इसमें एक और चीज उन्होंने कही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए एक संविधान। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया, मतलब कि आउटसाइडर्स का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा इनके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, राइट। जैसे कि हमारी कंट्री में जब हम अडल्ट होते हैं, यानी कि 18 ईयर्स की उम्र जैसे ही हमारी जो है वो क्रॉस होती है, तो हमारे पास अधिकार आ जाता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, है कि नहीं? तो आप सभी लोगों ने वोट डाला होगा, काफी सारे लोग होंगे, अभी छोटे भी होंगे जो ये लेक्चर जो है वो सुन रहे होंगे, राइट। तो और बहुत अच्छी बात है, जितनी कम एज से आप जो है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर लो, जितनी कम एज पे क्रैक कर लो उतना आपके लिए अच्छा है। मतलब एलिजिबिलिटी तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्रेजुएशन तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसके बाद आप क्रैक कर लो तो बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी की रैंक से जो है वो रिटायर हो गए, मजा आ जाएगा, राइट। पावर, अच्छी पावर जो है वो देखने को मिलेगी आपको। चलिए एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, ये ब्रिटिशर्स ने कब एक्सेप्ट करी? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर आपको दिया है, देखते हैं किसको पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किसके द्वारा उठाई गई थी? यानी कि जैसे अगर मैं आंसर दे दूं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठाई थी, कब उठाई थी बताओ, कौन से ईयर में? अभी बताया। तो 1940 में आकर, 1935 में आप लोगों ने आंसर दिया होगा, फिर 5 साल बाद 1940 में आकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो ब्रिटिश ने पहली बार एक्सेप्ट करी थी अगस्त ऑफर के थ्रू, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि अगस्त ऑफर जो है वो कब का है? 1940 का। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के एज इट इज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चूज द करेक्ट पेयर, मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस में। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करो, पहले अगस्त ऑफर पहले आया कि आईएनसी ने जो है वो डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से इस टॉपिक को जो है वो देखना है, फैक्ट्स को देखना है, ध्यान रखना है। एंड इवेंचुअली
एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर आगे चल के इस्टेब्लिश हुई और कैबिनेट मिशन प्लान के प्रोविजन के तहत, जो कि 1946 में हमें देखने को मिला था। तो देखिए कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 का, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके तहत फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा जो है वो इस्टेब्लिश हुई। कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। तो टोटल स्ट्रेंथ कोई मुझे बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी थी? तो याद रखना 389 सदस्य थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 सीट जो आई थी वो प्रिंसली स्टेट्स की तरफ से आई थी। मतलब कि ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीट्स का आवंटन किया गया था। 292 सीट्स एलोकेट की गई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए और ये जो 292 सीट जो थी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस, गवर्नर शासित प्रांतों और 4 जो सीट्स आई थी, यानी कि 11 गवर्नर प्रोविंस से और 4 जो आई थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से आई थी, मुख्य आयुक्त शासित प्रांतों से जो है वो आई थी। मतलब यानी कि ये सीट्स वहां से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आए थे, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। एंड सीट जो एलोकेट की गई थी वो जो स्टेट है, यानी कि वो जो प्रोविंस है, वहां पर कितने लोग रह रहे हैं, राइट, जो पॉपुलेशन है वहां की, उसके आधार पर जो है वो एलोकेट की गई थी। तो सीट्स वर एलोकेटेड बेस्ड ऑन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। सीटों का आवंटन संबंधित प्रांतों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया गया था, राइट। और सीट्स एलोकेट जो की गई थी हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को, यह डिसाइड की गई थी 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज के द्वारा, मुस्लिम्स, सिख और जनरल। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को जो सीट्स एलोकेट की गई थी उसे 3 प्रमुख समुदाय जो हमें देखने को मिलते हैं, कम्युनिटीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, मतलब उनके अमंग जो है वो डिसाइड किया गया था। यानी कि सीट्स में ये 3 कम्युनिटीज के मेंबर जो है वो होंगे, मुस्लिम, सिख और सामान्य, जनरल, राइट। हिंदू इसमें यूज नहीं किया, ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। और हिंदू इन जनरल सभी कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है अपार्ट फ्रॉम सिख और अगर हम बात करें इनकी मुस्लिम्स, राइट। तो ऐसा जो है वो माना गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुने गए थे। एंड रिप्रेजेंटेटिव हर एक कम्युनिटी के ये इलेक्ट किए गए थे उसी कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन जो हुआ था, पहली बात तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलता था, डायरेक्ट पब्लिक ने चुना नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लो कि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। बट क्या मैं ये चीज कह सकता हूं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन उस समय हुआ करता था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। क्या आज की डेट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है? क्या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इलेक्शन होते हैं क्या हमारी कंट्री में? तो नहीं। क्या ऐसा होता है कि हमारी कंट्री में कि एक कम्युनिटी अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, सिर्फ उसी के लिए वोट जो है वो डालेगी? नहीं होता ना ऐसा। हमारी कंट्री के अंदर इन जनरल हम लोग को देखने को मिलता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज जो है वो किया जाता है कि सभी लोग जो है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ अपना वो दे सकते हैं, राइट, वोट जो है वो डाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज राइट टू इक्वलिटी के अंडर आपने पढ़ी होगी। तो ये सब स्टैटिक पोर्शन की कुछ चीजें हैं जो जिसको आपको ध्यान में रखना है और ये सब कुछ फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। और वोटिंग जो थी वो किस मेथड के आधार पर थी, अगर ये चीज पूछ लिया जाए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक तरीके से मतदान किया जाना था। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का था। और जो देसी रियासतों यानी कि प्रिंसली स्टेट्स, इनके जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, इनका चयन इन्हीं रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था, प्रिंसली स्टेट्स के हेड द्वारा किया गया था। मतलब कि प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ था, प्रिंसली स्टेट के अंदर जो राजा जो थे यानी कि जो हेड जो थे, प्रमुख जो थे, तो उन्होंने डायरेक्टली अपने एक व्यक्ति को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपॉइंट कर दिया था। तो इस तरीके से चीज को आप समझो, राइट। एंड कुछ ऑब्जर्वेशन इस कंपोजिशन से रिलेटेड क्या थे, तो ये एक्चुअली जो बॉडी थी ये पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। मतलब प्रिंसली स्टेट की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर्स आए थे और ब्रिटिश स्टेट जो हम लोग को देखने को मिलती थी, या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश प्रोविंस, तो वहां से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग को देखने को मिले थे उसमें भी
हमें देखने को मिला था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, कम्युनिटीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो चुनकर भेजा था, राइट। और इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोग को प्रोविंशियल असेंबलीज पर देखने को मिले थे, राइट, हु देमसेल्व्स वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, राइट। तो ये चीज भी थी कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी, जो प्रोविंसेस जो थी, तो वहीं पर ही मतलब जो जो लोग प्रोविंशियल असेंबली में चुने गए थे तो वो तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो चुने गए थे, और कम्युनल असेंबली ने आपस में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक सदस्य को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट करके भेज दिया, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। तो एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन था, बट इसके अंदर सभी सेक्शन जो थी सोसाइटी की उसका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिला था, यानी कि हर धर्म के लोग यहां पर शामिल थे, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो काफी सेक्युलर बॉडी थी और प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस बॉडी के अंदर हमें देखने को मिला था, यानी कि लोगों का। एंड मुस्लिम लीग जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था पहली मीटिंग्स के दौरान, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशन हुए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये चले थे। आखिरी सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और संविधान सभा द्वारा नई विधायिका के गठन होने तक अस्थायी विधायिका के रूप में इसने कार्य किया था। मतलब कि जब तक एक नई पार्लियामेंट का गठन नहीं हुआ, एस्टैब्लिश नहीं हुई, तब तक कानून बनाने का कार्य जो था वो कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास था। तो इस तरीके से आप चीज समझिए। एंड मेजर वर्क जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया, पहली बात तो इंडिया की मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में उसको इन्होंने वेरीफाई किया, राइट, उसका वेरिफिकेशन किया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही किया गया। हम लोग जो कॉमनवेल्थ के जो पार्टनर बने हैं या मेंबर बने हैं, उसका डिसीजन लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 को, और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को, और इवन 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया गया। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया गया पहले प्रेसिडेंट के तौर पर इंडिया के। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ आलोचनाएं भी है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है, जैसे कि इसको कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्योंकि जो मेंबर्स जो आए थे वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं हुए थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन था? तो पब्लिक ने उस प्रोविंस या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर आप कह सकते हो, जैसे कि हमारी स्टेट, इस तरीके से आप चीज को समझिए, जैसे हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब लोगों ने स्टेट के एमएलए को चुना, ठीक है, लोगों ने स्टेट के एमएलए को चुना, और एमएलए ने आपस में मिलकर उनमें से एक मेंबर को चुनकर, या जितने भी मतलब मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और प्रोविंस, तो उन्होंने एक मेंबर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट कर दिया या सिलेक्ट कर दिया, राइट, और उनको भेज दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इस प्रकार से इलेक्शन हम लोग को देखने को मिला था। और ये हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर के द्वारा ये बनाई गई थी, ब्रिटिश ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी, राइट। तो इसलिए इसको सॉवरेन बॉडी, संप्रभु निकाय जो है वो नहीं कहा गया है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेटमेंट आएगा, यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट पूछती है, आजकल स्टेट सिविल सर्विसेज में भी स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो लिखा हुआ आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी थी, तो वो स्टेटमेंट होगा गलत। वो सॉवरेन बॉडी एक संप्रभु निकाय जो है वो नहीं थी, वो ब्रिटिश ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी। एंड इसने बहुत ज्यादा समय ले लिया, कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और इसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर थे, तो डोमिनेंट जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी। लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे भारी मात्रा में, राइट, और भारी मात्रा में हिंदू इसके अंदर हम लोग को देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म जो है वो किया जाता है। तो ये बेसिक सी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए।